हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम 1.1 पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे 1.2। ठीक है, तो 1.1 जो आप लोग पढ़े दोस्तों, उसमें आप थोड़ा बहुत कमेंट किए, ठीक है ना। तो लेकिन जितना कमेंट करना था आप उतना नहीं किए। जो भी आप वीडियो को देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देख के पढ़ते हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि जो मेरे स्टूडेंट जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आएगा समझ में तो वहां पर हम कुछ अलग से आपके लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर अलग तरीका अपना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 1.2। तो 1.2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उस पर हल करते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले क्लीन किया जाए इसको। तो दोस्तों यहाँ का जो पहला सवाल है, ठीक है, जो पहला सवाल है दोस्तों, आप उसको गणित निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रश्न को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग सकता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा अब हो गई है। ठीक है, जिसके कारण ज्यादा समय हम नहीं लेते हुए और ज्यादा समय मेरा भी खत्म ना हो, कम समय में सब काम हो जाए, इसीलिए आप गणित को निकाल कर बैठे और यहाँ से आंसर आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहला नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, वह क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों गुणनखंडों के निम्नलिखित पूर्णांकों को गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कोई भी दो पूर्णांक दिया गया है, उनका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड जो आएगा उनको सिर्फ गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आई नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो वह क्वेश्चन यही है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा, 70 को जब 2 से भाग लगाएंगे 35 आ जाएगा, 35 को जब 5 से भाग लगाएंगे 7 आ जाएगा। इसका खेल खत्म। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ पर इसको एक रूप और से लिख सकते हैं कि 2 कितना है, 2, तो 2 का पावर 2। तो यहाँ पर 5 एक ही है, तो एक तो पावर लिखा नहीं जाता क्योंकि एक तो छिपा रहता है। यहाँ तक तो आपका ज्ञान है ही। तो प्रश्न को हल करने का तरीका देख लीजिए बस, और कुछ कहाँ है, हो गया खत्म। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस पे आता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, कह रहा ऑप्शन नंबर 2 में 156 है। ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों क्या है, 156। तो इनको भी क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इनका भी 2 से जब भाग लगा देंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते 214 78 आ जाएगा, है ना। 214 1 बचा 8, तो 2 8 कितना आ जाएगा, 16। तो इनको भी जब 2 से भाग लगा देंगे तो इनका भी कितना आंसर आ जाएगा, 6, और यहाँ पर आ गया 9, 39। 39 दूना 78, उसके बाद यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे तो 13, 13 39, 13 को 13 से डिवाइड कर देंगे, भागफल 1। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 156 बराबर ऐसे लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो बताइए कि 2 कितना है, 2 का ठो है, 2 2 ठो है सर। तो इसको और एक तरीका से लिखने का तरीका क्या, 2 का पावर 2 और गुना में 3 गुना 3 हो गया 13। तो प्रश्न नंबर दोस्तों आप एक जो है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी संख्याएं हैं, 140 है, 156 है, और भी कोई संख्या शायद 74 29 है, 7429 है, उसी तरह से 3825 है। तो अब इन संख्याओं को क्या कर सकते हैं, एलसीएम तो बहुत इजी है निकालना। एलसीएम निकाले, उसका प्राइम फैक्टर किए और गुणनफल के रूप में ऐसे लिख दिए, तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आप इसी के तरीका से, अब इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर इसमें दिक्कत है, आप कर दीजिए, तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, आप बुक निकाल लिए होंगे, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, यानी कि दो पूर्णांक है दिया हुआ, दो संख्याएं है कोई, उनका एलसीएम और एचसीएफ पता करना आपको, और पता करने के बाद जांच करना है कि दो संख्याओं जो दिया हुआ है क्या उनका गुणनफल यानी उनका गुना एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो यही बात आपको चेक करना है। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 26 और 91 दिया है, 26 और 91। तो 26 और 91 का बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, तो 26 और 91,
तो दोस्तों यहाँ पर एक बात नहीं बोला उन्होंने कि जो आप HCF प्राप्त कीजिएगा या तो भाग विधि के द्वारा प्राप्त करें या तो अभाज्य गुणनखंडों की विधि के द्वारा HCF प्राप्त करें। तो आपको हम एक्सरसाइज 1.1 में भाग विधि के द्वारा HCF पढ़ाए, हालांकि अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा नहीं पढ़ाए। तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल गया कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर LCM और HCF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये बांधने नहीं के मतलब यहाँ पर ये हुआ, कोई एक का नाम लेकर नहीं बोला कि आप या तो भाग विधि के द्वारा प्राप्त कीजिए LCM और HCF, या तो बोला क्या अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों में से कोई बात नहीं बोला। तो हम किसी भी तरीके लगाकर इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा जो बनाया जाएगा, तो आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जैसे ही आया तो इसका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो 26 का 13 आ जाएगा, 13 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो भागफल 1। अब यहाँ 91 है तो 91 13 7 91 7 बार में लगेगा, खेल खत्म। तो 26 का दोस्तों गुणनखंड क्या आया, 2 और 13। उसी तरह से 91 का क्या आ जाएगा, 7 और दोस्तों और 13 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 13 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिए कि HCF आखिर कौन होता है, क्या HCF कौन होता है। तो समझिए कि HCF यहाँ वही होगा जो कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब कि जो संख्या 26 के गुणनखंडों में है वही संख्या 91 के गुणनखंडों में अगर हो तो वो क्या आता है, कॉमन संख्या आता है। जैसे आप देख सकते हैं 26 के गुणनखंडों में 13 है तो 91 के गुणनखंडों में भी 13 है, लेकिन 2 है तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पर नहीं मिला। तो जो मिला वही क्या आ गया, कॉमन। तो कॉमन कौन आ गया, 13। ऐसे आपको नहीं करना, आपको समझाने के लिए हम ऐसे किए। तो कॉमन जो 13 आ गया दोस्तों वही क्या हो गया आपका HCF। तो HCF क्या हो गया 13। तो आपका दिमाग में ये बात घुटता होगा, सर यहाँ पर एक ही संख्या क्या कॉमन आ सकता और नहीं आ सकता। हाँ, और आ सकता है। कैसे, माना कि अगर 26 के गुणनखंडों में यहाँ पर 2 होता और 91 के गुणनखंडों में भी कहीं पर 2 होता, तो आप समझ जाइए कि ये 2 भी कॉमन आ जाता, 13 भी कॉमन आ जाता। ऐसे आता, 13 तो एक ठो लिख लिए और 2 को भी ऐसे लिख लेते, 13 दूना 26। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF आ जाता 26, अगर ऐसा होता तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है, एक ही संख्या कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर एक ही संख्या कॉमन आ रहा है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, एक ही संख्या कॉमन लेंगे और वही क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, तो फिलहाल आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब सबसे पहले क्या दोनों संख्या क्या क्या निकालना होगा। सबसे पहले हमको कहा था HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए। तो LCM निकालने का भी तरीका आप यहीं पर देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ देखते जाइए। क्या करना है कि जो संख्या एक बार कॉमन आ गया उनको क्या करना, एक ही बार लिखना है। उनको क्या करना, एक ही बार। हालांकि यहाँ पर 13 दो ठो है, 13 के ठो है, 2 ठो, एक ठो तो 26 में है, एक ठो 91 में है, लेकिन यहाँ संख्या मेरा कॉमन आ गया और वही मेरा HCF हो गया है। तो कॉमन वाला संख्या को सिर्फ एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। बाकी दोनों में जो भी संख्या होंगे लिख देंगे। कॉमन वाली संख्या को एक बार लिखना है, चाहे वो एक संख्या कॉमन आ जाए चाहे 2 संख्या कॉमन आ जाए, उनको एक एक बार लिख लेना है। उनके बाद उनके अलावा जो भी संख्या उनके सबको गुणनफल के रूप में लिख देंगे और टोटल गुणा कर देने के बाद क्या आ जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा। 13 को एक बार उतार लिए, उसके अलावा क्या है, 2 है और 7 है, तो 2 और 7 इस सब कुछ दोस्तों जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। क्या आ जाएगा, 182। अब इनका दोस्तों क्या करना, हमको करना है जांच। क्या करना है, जांच। तो लिख दीजिए अब जांच। तो जांच करें। क्या दोस्तों बोला क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं, यही चीज जांच करना है। तो मान के चलिए कि दो संख्या हम ले लिए क्या, तो लिखिए यहाँ पर दो संख्या मान के चलिए कि N1 गुना क्या हो गया, N2। ठीक है, दो संख्या ले लिए। अब बराबर किसका कर देंगे, LCM गुना HCF। LCM गुना HCF। तो हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पर लिख सकते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिख सकते थे, LCM गुना HCF, और उसके बाद तब मान बैठा के हल कर देते, ये भी कोई दिक्कत नहीं था। तो दो संख्याओं को हम मान लिए कि दो संख्या गुणनफल ये हुआ N1 गुना N2 मान लिए हैं फिलहाल, और HCF गुना LCM और HCF के हम बराबर कर दिए। देखते हैं अब मान बैठा के होता क्या है। तो N1 मान के चलिए 26, N2 मान के चलिए क्या हो गया, 91। उसी तरह की दोस्तों LCM हो गया आपका 182 और HCF हो गया 13। तो जब इनको दोस्तों गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366, इधर भी आ जाएगा 2366। आप गुना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी 2366 है, और यहाँ पर जो LCM गुना HCF है ये भी 2366 है। इसका मतलब कि ये सही बोल रहा है, इसीलिए लिख दिए हाँ। ये कथन आपको अगले क्वेश्चन में जाके सेट करके तब हल करना होगा, क्योंकि ये सही बोल रहा है।
कि दो संख्या का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसी कथन के साथ हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जब भी बैठे तो कॉपी कलम के साथ बैठे, क्योंकि फालतू का समय हम ना तो आपका बर्बाद होने देंगे ना तो हम अपना करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय को अगर हम अभी बर्बाद कर दिए तो समय एक दिन हमको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करते हुए ओनली अपना गोल पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाए। जब अपना गोल पर फोकस कीजिएगा तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इसके अनुसार आपको समझा देते हैं और एक क्वेश्चन, तब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 में जाएंगे। ठीक ना, इसी के अनुसार सब बनेगा, आप बना के चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्लीन कर देते हैं फिलहाल, और एक प्रश्न आप लोग को समझा देते हैं ताकि समझ में आ जाए पूरा और भी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों दूसरा नंबर यहाँ पर है क्या, 510 है शायद, है ना, 510 है। आप देखिए तो 510 है कि नहीं, 510 है और 92 है, 510 है और 92। तो 510 का हम क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे एलसीएम, 92 का भी एलसीएम। 510 को सर अगर 2 से अगर यहाँ पर अगर भाग दें इसको तो आ जाएगा 255। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे, 3 8 24 और यहाँ पर आ जाएगा 85, 15 आ जाएगा। ठीक है, 85 को आप दोस्तों अगर 5 से भाग देंगे तो 17 5 85, तो यहाँ पर आ गया आपका 17। अगर 17 को हम 17 से भाग दें तो यहाँ पर तो आ गया 1। तो अब क्या करना है कि 510 बराबर, अब बराबर क्या क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी तरह दोस्तों क्या करना है आपको क्या करना, फिर 92 का एचसीएफ निकाल लेना है। तो 92 का जो दोस्तों एचसीएफ आ जाएगा वो क्या क्या आ सकता है, देखिए तो यहाँ पर 2 से इनको डिवाइड कर देंगे पहले, ठीक ना। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 46। उसी तरह से आपका आ जाएगा फिर 23, लेकिन 23 को फिर 23 से ही भाग लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो 23 से कम 23। उसी तरह से आप यहाँ पर 92 का भी लिख लीजिए। तो 92 का अगर लिखेंगे तो क्या जाएगा, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। उसके बाद यहाँ पर हो गया खेल खत्म। खेल खत्म किया, अब हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ दोस्तों जैसे ही निकालेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्या कि यहाँ पर जो 510 के गुणनखंडों में जो संख्या है, क्या वही संख्या 92 के गुणनखंडों में है कि नहीं है। तो 92 के गुणनखंडों में यहाँ पर 2 है 2 ठो, लेकिन यहाँ पर 2 है 1 ठो, तो 1 में 2 कॉमन आएगा, सिर्फ 1 2 कॉमन आ गया दोस्तों। इनके अलावा और भी कोई संख्या रहता तो कॉमन आ जाता, लेकिन नहीं है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 23 है ही नहीं। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर 17 तो यहाँ पर है ही नहीं। दोनों संख्या यानी दोनों अंकों में सेम गुणनखंड नहीं है, जो कि एक ही मिला। तो एक ही मिला तो क्या हो गया, एक जोड़ा मिला वो कौन, 2। तो 2 क्या हो गया, एचसीएफ। आपको इसी का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम जो दोस्तों निकालेंगे इनका, तो 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 क्या आ गया कॉमन, तो 1 ठो 2 एक बार लिखना, छोड़कर नहीं, एक बार लिखना ही लिखना है। उनके अलावा फिर 2 और 23 है तो गुना में लिखेंगे 2 और 23। फिर दोस्तों आपका क्या है, 3 5 17, तो फिर लिख देंगे 3 गुना 5 गुना 17। इन सब को गुना कर देंगे दोस्तों। तो इन सब को गुना कर देने के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इन सबको जब दोस्तों गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 23,460, 23,460, 23,460 आ जाएगा। तो अब क्या करना, जांच करना है। अब क्या करना है, जांच। तो जांच करके आप देख सकते हैं, आपको बता भी दिए हैं तरीका। जांच कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर दो संख्या n1 गुना n2 किसका बराबर हो जाएगा, HCF गुना LCM का बराबर, LCM का दोस्तों बराबर। तो आप यहाँ पर दो संख्या कौन कौन है सर, तो 510 गुना आपका 92 और HCF क्या आया है, HCF आपका 2 आया है और उसके बाद जो है ये 23,460। आप गुना कीजिए, सबसे पहले इसको गुना करना बड़ा इजी होगा। 2 गुना 0 तो 0, 2 6 12 को 2 हासिल रहा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दूना 6, 2 दूना 4, इतना आ गया। तो अगर समझ जाइए कि उस समय जब नियम का पालन किया था, इस समय भी नियम का पालन करेगा। 46,920 और 46,920 ये तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये पूरा करेक्ट है दोस्तों। आप यहाँ पर लिख दीजिए सिर्फ हाँ, ये क्या है, सही कथन है, ठीक ना। तो आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं, आप इनके अनुसार, इनके अलावे जो भी क्वेश्चन है उस पर हल आप कर सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, इसी के अनुसार आप जो भी होंगे उसको बना लीजिए आप। हम अब क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी चीज कर रहा है वो आपको समझ लीजिए हम पहले सिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों के विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के विधि के द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको हम पहले ही सिखा दीजिए, अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा ही आपको अभी सिखाए थे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर का जो आई नंबर है वो क्वेश्चन है आपका 15 है, ठीक है, 12 है, 21 है। तो बताइए कि 15 को हम कैसे लिख सकते हैं सीधा। तो 3 5 15 लिख सकते हैं ना। 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं सर 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4 4 दिया 12, ठीक है। अब उसी तरह से 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 7, 3 गुना 7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आपको बताए कि जो कॉमन आ जाए इसमें वही आपका क्या हो जाता है, HCF, HCF। तो कॉमन कौन आएगा, देखिए कि 15 में कौन संख्या है, 12 में कौन संख्या है और 21 में भी कौन संख्या है। तो जो जो संख्या अगर सेम मिल रहा है वो उनका क्या आ जाएगा, कॉमन। फिलहाल यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 चलिए कॉमन आ गया। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ भी 5 नहीं है। और यहाँ पर उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, कोई संख्या है ही नहीं कॉमन। तो कॉमन क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। आपको बता दिए थे कि जो भी संख्या कॉमन आता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। उसी तरह से अगर दोस्तों मान के चलिए यहाँ पर कोई और एक संख्या चले आता कॉमन, तो क्या हो जाता, इससे गुना होकर वो HCF हो जाता है ना। बार बार एक ही बात को नहीं बोलेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। HCF बनाने का तरीका आपको क्या बताए थे, कोई भी संख्या कॉमन आया हो उनको एक बार लिखना है। तो 3 को एक बार लिख लिए, है कि नहीं है। हालांकि यहाँ पर 3 तो 3 जगह है, लेकिन लिखना एक ही बार है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है। कॉमन वाली संख्या को एक ही बार लिखते हैं। उनके अलावा जो भी है 5 है, गुना में 5 लिख लिए। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, 2 है तो दोनों 2 को लिख लिए, है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों आपका 7 है, 7 को भी लिख लिए, ठीक है। तो जब इनको गुना करेंगे दोस्तों तो ये आपका किस तरह से आ जाएगा, देखिए 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60। और 60 को जब हम दोस्तों अगर 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 420। तो आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया हल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे है ना, नहीं समझे थोड़ा सा और भी देख लीजिए एचसीएफ निकालने का तरीका। एचसीएफ वाकई में होता क्या है, अब समझिए कि मान के चलिए कि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर नीचे में 32 है। इसका दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा ना तो बस समझ जाइएगा। देते हैं आपको ट्रिक अभी। आप सोचिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे भाग देने पर ये दोनों संख्या विभाजित हो जाए वो उनका एचसीएफ कहलाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर ये दोनों क्या हो जाए, विभाजित हो जाए यानी कट जाए, तो वही क्या कहलाएगा इनका HCF, HCF। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या, हालांकि 32 16 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, 16 से भी कट सकता है, लेकिन हम बोले क्या, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे भाग देने पर दोनों संख्या कट जाए वो क्या कहलाएगा, उनका HCF कहलाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या 16 सर, 16 कम 16, 16 दूना 32, ये 16 से कटा इसलिए इनका HCF हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। बात समझे कि नहीं, तो है कि नहीं। अब मान के चले कभी कभार आपका दिमाग में ये ख्याल आता होगा, वो ख्याल क्या कि सब बच्चे के मन में हो सकता है, सर अगर मान के चले कि कॉमन एक को भी नहीं आया, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आए तो इनका HCF क्या होगा। सीधा अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आए ना वहां पर एक कॉमन आना निश्चित है, क्योंकि जब कोई भी संख्या कितनों संख्या होगा अगर किसी संख्या से सब में भाग नहीं लगता, कोई एक संख्या से सब में भाग नहीं लगता है तो वह वहां पर किससे कटने वाला है पता आपको, एक से। क्योंकि एक तो सभी संख्याओं में छिपा होता है, इसीलिए सभी संख्याएं एक से विभाजित हो सकती है। अगर कोई भी संख्या नहीं कटता किसी संख्या से तो वो एक में कटेगा ही कटेगा, इसलिए उन दोनों सभी संख्याओं का HCF क्या हो जाता, एक हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, एक हो जाता। और कॉमन भी एक ही आता, तो कॉमन जब एक आता तो एक से तो कटता ही कटता। आप इतना दिमाग में रखिए, ठीक है। तो जब भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आए तो उनका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। चलिए तो आप प्रश्न नंबर 3
का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो आप समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन आपको हल करके बता देते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि 17, 23, 29, 17, 23, 29, 17, 23, 29 को हल करके बता देते हैं। आपका भेजा में सीधा बैठ जाएगा, आप नहीं डरे, आप डरे ही नहीं। तो 17 बोले, 23 बोले सर, 29 बोले। अब बताइए 17 को 1 गुना 17 लिखे कि छोड़ दे? 23 को क्या करे, 23 गुना 1 गुना 23 तो लिखना ही पड़ेगा। इसको भी 1 गुना 29 लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मेथड में लिखा जाना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी चलेगा, एक को ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो बताइए इनमें कॉमन 17, 23, कोई 29, तीनों में तो अलग अलग बात है, लेकिन एक तो सबके अंदर में छिपा है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा HCF दोस्तों, वो हो जाएगा 1। अब एलसीएम का बात करें तो 17 गुना, क्योंकि एक तो कॉमन आया ना, एक को छोड़कर 17 गुना 23 गुना 29, जब इन सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 11,339। ये आपका रह गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो अगले इसका प्रश्न है उनको आप हल कर लीजिए। तो हम 3 नंबर का 2 नंबर हल कर दिए, 3, 4 जो भी आप हल उसको कर लीजिए। आपको दोस्तों हम प्रश्न नंबर अब बताने जा रहे हैं चौथा, ठीक है। आप फिर चौथे नंबर प्रश्न को बहुत बारीकी से देखिएगा और आपको भेजा में 100% वो प्रश्न हम समझा देंगे। चाहे कोई भी प्रश्न हो, गणित से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा आपका क्लास का, उनको हम समझा के ही छोड़ेंगे। आप उस पर भरोसा करके इस चैनल से पूरा लाभ उठाइए और अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि सर नंबर चाहिए, तो आपको नंबर भी मिल जाएगा और आप वहां पर व्हाट्सएप से कोई भी क्वेश्चन हमको कर सकते हैं और जवाब मिल सकता है आपको अच्छे ढंग से। और मेरा फिलहाल वर्तमान में कोचिंग बैंक ऑफ बड़ौदा सौरा लाइव कोचिंग सेंटर के नाम से खुले हुए हैं। वहाँ पर बहुत बच्चे पढ़ रहे भी रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाई चालू है उन लोग का, ठीक है। तो आप यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि सर नंबर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथे को हल करते हैं दोस्तों। फोर्थ हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं कि HCF इतना का 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करने कहता है। तो आप एक बात यहाँ पर याद रखिए कि आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको कभी भी एलसीएम दे के रख सकता है, आपसे HCF पूछ सकता है। हालांकि इस बार जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, HCF दिया हुआ, कह रहा है कि इतना का HCF यानी 306 और 657 का HCF जो है दोस्तों वो दिया है 9, कहता है कि एलसीएम बताइए। तो किसका एलसीएम, यही संख्या का 306 और 657 का एलसीएम अगर 9 है तो आप सर हमको बता दीजिए कि एलसीएम क्या होगा। तो कोई इसमें बात थोड़ी ना है। आप जो आगे पढ़े कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो वही कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए सिंपल लिखेंगे, सॉल्व दो संख्या है ना, दो संख्या का दो संख्या का गुणनफल, क्या दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना में LCM, LCM यही ना। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM। तो दो संख्या मान लीजिए N1 गुना N2 और यहाँ पर HCF बराबर में HCF क्या हो गया, LCM, ठीक है। तो N112 कौन है, 306 गुना क्या है, 657, 657। अब बराबर में HCF कितना है, 9 है, LCM तो निकलवे ना करेगा। अब थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिए कि 9 किस में है सर, गुना में। तो इधर जो गुना में होता है इधर किस में आता है, भाग में। इधर जो जोड़ में होता है वो किस में आता है, घटा में। इधर जो अगर भाग में रहे तो गुना में आएगा और गुना में रहे तो भाग में आएगा और जोड़ में रहेगा तो घटा में आएगा और घटा में रहेगा तो जोड़ में आएगा। पक्षांतर करने में, क्या करने में, पक्ष का अंतर करने, यानी कि जब भी कोई भी संख्या का हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष को लेके, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर लेके जाते हैं तो उसका जो चिन्ह है दोस्तों उस बदल जाता है। यानी कि अगर इधर से कोई भी संख्या जो प्लस में होगा उसको अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर को उस पार। अगर जो माइनस में है तो प्लस में, और जो गुना में है तो वो भागा में, और जो भाग में अगर रहेगा उधर जाएगा तो गुना में। तो फिलहाल 9 जो है उधर गुना में, इधर लाएंगे तो भाग में।
तो भाग में कैसे सर, तो 306 गुना 657, इसमें आ जाएगा बट्टे में 9 और बराबर बन गया मेरा एलसीएम। 9 से दोस्तों उसको काटेंगे तो 9 तिया 27 और यहाँ पर आ गया कितना 3 9 चौका 36, 34 से ये कट गया। जब इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 2 3 3 और 8। ये आपका दोस्तों आ गया आंसर। ठीक है, आपका आंसर यही आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम क्या कर दिए, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों वो सॉल्व कर दिए। आप क्वेश्चन नंबर आपका बच गया 5 6 7 5 6 7 5 6 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में क्या कर रहा है। आप इस वीडियो में बने रहिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा तब तो ये वीडियो को आप देख रहे हैं ढंग से। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम हल करने जा रहा है 5। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 में क्या कर रहा है, आप बुक में पढ़ लीजिए और मेरे पास जो बुक है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो ठीक है, तो जांच करने कह रहा है कि कोई भी 6 n अंक है, यानी कि n का सॉरी कोई भी संख्या 6 अंक है और वह संख्या जो है दोस्तों 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n कोई प्राकृतिक संख्या होगा और n जो है दोस्तों 6 के ऊपर में पावर है, तो बता रहा है कि कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक जो अंक है वह 0 पर समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा सा आप समझिए कि कोई भी संख्या है वह है संख्या दोस्तों 6 अंक, क्या है 6n है। 6n अंक के बात वो कर रहा है कि मान के चलिए कि n जो है वो प्राकृतिक संख्या, n क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या बोल रहा है। तो प्राकृत संख्या नहीं दोस्तों नेचुरल नंबर का बात बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, गिनती की सभी संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो जो नेचुरल नंबर होती है दोस्तों 1 2 3 4 इस तरह से जाते रहता है इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। तो बताइए कि यहाँ पर रखेंगे अगर हम 6 के ऊपर में 1 रखें, 6 के ऊपर में 2 रखें, 6 के ऊपर में 3 रखें, 6 के ऊपर में 4 रखें, 6 के ऊपर में 5 रखें, तो हर बार जब हम गुणा करें 6 का पावर जितना रहेगा उसका 6 उतना उस संख्या, यानी जिस संख्या का पावर जितना रहता है उस संख्या का उतना बार क्या होता है, गुना होता है। तो 6 गुना अगर 1 करें हम, यानी 6 को अगर एक बार गुना करेंगे तो 6 गुना क्या हो जाएगा, तो 6 ही होगा, है ना। उसी तरह से अगर 6 को डबल बार गुना करें तो 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36। अगर 6 को ट्रिपल बार गुना करें दोस्तों 216 आ जाएगा। तो ज्यादातर हम गुना करके समय को बर्बाद ना करें, आपको सिर्फ बता दें कि यहाँ पर 6 का पावर हम कितनों कर दें उसको जब उतना बार गुना करेंगे ना तो उसका अंतिम में 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 बन 6 अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब समझे, लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है 6 6 6 6 6 6। ठीक है, तो 0 आ ही नहीं रहा है। तो 0 कब आता है उसको भी जानते हैं, 0 किस में आ सकता है और क्यों आ सकता है। मान के चलिए 10 किस में इंड होता है, 0 में। 100 किस में इंड होता है, 0 में। 1000 किस में इंड होता है, 0 में, 0 में। ठीक है, तो अगर ये 0 में खत्म होता है तो इसका कारण क्या है समझिए। अगर 10 का गुणनखंड निकाले सर तो 2 गुना 5 आ रहा है। अगर 100 का गुणनखंड निकाले 2 गुना 5 और गुना में फिर 5, तो यहाँ पर 2 दुना 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100। उसी तरह अगर 1000 का निकाले तो 2 गुना 2 कितना, 2 दुना 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100। और उसी तरह से अगर निकालना और चाहे तो फिर कितना आ जाएगा 100, है ना। सॉरी, पर निकाल लीजिए 1000 कैल्शियम इस तरह से निकाल लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 का आधा अगर हम करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा शायद, है ना। 2 से लगेगा तब ना 125 आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 5 से खिलाएंगे, यहाँ पर 25 आएगा, फिर 5 से खिलाएंगे क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि 222 आएगा दोस्तों। क्या जाएगा 222, क्या जाएगा 222 और 555। देखिए एक बार नोटिस कीजिए ना, एक बात को नोटिस कीजिए क्या कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है ना उसका अंत में, या अंत मारिए गोली, उसके गुणनखंडों में कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उनके गुणनखंडों में 2 और 5 रहे, 2 और 5 रहे। तो आप देख लीजिए कि 10 के गुणनखंडों में भी 2 5 है, 100 के गुणनखंडों में भी 2 5 है, 1000 के गुणनखंडों में भी 2 5 है, तब ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके अलावा और भी कोई संख्या रह सकता, लेकिन 2 5 निश्चित रूप से होगा ही होगा।
निश्चित रूप से होगा ही होगा। किससे होगा? जो संख्या 0 पर खत्म होती है उनके गुणनखंडों में 2, 5 यानी दोनों मिलके, अकेले का बात नहीं कर रहे हैं हम, अकेले 2 भी हो सकता है तो 2 भी होगा तो वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, अकेले 5 भी होगा तो वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, लेकिन 2, 5 अगर दोनों किसी एक संख्या के गुणनखंडों में है तो वह संख्या 0 पर जरूर समाप्त हो सकती है। यहाँ तक आप बात समझ जाइए, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बताइए कि 6 के गुणनखंड अगर हम करें तो 2 और 3 मिल रहा है, 2, 5 तो नहीं मिल रहा है ना, तो 2, 5 अगर मिलता तो 6 तो है, 6 अंक वो 0 पर समाप्त तो हो सकती थी, लेकिन 6 के गुणनखंडों में सिर्फ 2 और 3 है तो 0 पर समाप्त तो होगा कैसे सर? ये असंभव वाली बात है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उनके गुणनखंडों में 2 और 5 रहती है, परंतु 6 के गुणनखंडों में क्या है? 2 और 3 है, इसीलिए 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। कोई बड़का बात था क्या? नहीं ना था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अगर ठीक ढंग से आप पढ़ने चाहते हैं तो इस चैनल में अच्छे से जुड़ जाइए और अपने मित्रों को जोड़िए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट के साथ, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो बढ़िया से पढ़ रहे हैं और चैनल से लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आपको हम लिख के दे देते हैं, आप समझ जाइए, ओके। जो प्रॉपर तरीका है उसके अनुसार आपको हम हल कर देते हैं क्वेश्चन को। तो प्रॉपर तरीके से अगर दोस्तों इनको लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब उनके गुणनखंडों में जब उनके गुणन गुणनखंडों में 2 और 5 हो। इतना बात लिख दिया ना, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब उनके गुणनखंडों में 2 और 5 हो। आप समझ जाइए कि हो गया। परंतु सर, परंतु लेकिन जो लिखना है आप लिखिए, परंतु 6 अंक जो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 निकल रहा है, यानी इसको हम 2 का पावर n और 3 का पावर n लिख सकते हैं। तो बताइए कि इनके गुणनखंडों में 2 और 3 है, तो लिखेंगे इसीलिए 6 अंक, सीधा लिखिए, इसलिए 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आपका प्रश्न दोस्तों क्या हो गया? हल। आपका क्वेश्चन दोस्तों पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा चल गया है। आप थोड़ा सा भी ना घबराएं, आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इस तरह से हल करके आए, आप विश्वास करके इस चैनल से पढ़े दोस्तों, ठीक है। तो हम आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको आपका मन है, कोई भी इंसान किसी को जबरदस्ती कोई चीज नहीं करवा सकता है, ना तो आपको हम जबरदस्ती पढ़वा सकते हैं, आप ना तो जबरदस्ती हम पर कोई दबाव बना सकता है, कोई भी इंसान पर कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, सबका अपना अपना मन है। हाँ, आपको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अच्छा से सलाह दे सकते हैं अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, आपको हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छा बुद्धि दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इंसान को कोई चीज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको उतारिए आप। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया, 5 आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से हम बनाएं, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अब वार की से ठीक से देखें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना अब प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस में 5 भाज्य संख्या है। अब फिर कहता है क्यों, यानी कि आपको कह दिया कि यह भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है जरा बताइए। तो सीधा पहले क्या आना चाहिए हमको, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन दोनों बातों का अगर हमको ज्ञान है तो हम बता ना देंगे
कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, और अभाज्य संख्या है तो क्यों है। यानी समझ गए कि नहीं, यानी हाउ एंड व्हाई, यानी कैसे और क्यों, कैसे और क्यों, अगर है तो मतलब कैसे है, और या तो क्यों है, कोई भी चीज बोल सकता है। देखिए कोई भी संख्या में ये दोनों, कोई भी दोस्तों, अब कोई भी क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो ये कोई भी पढ़ाई अगर पढ़ते हैं तो ये दो बात को याद रखें, क्या क्या, हाउ एंड व्हाई। हाउ यानी कैसे और क्यों, कोई भी चीज होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है, यह बात को आप दिमाग में ठोस लीजिए, तब आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे किसी चीज को। और जब अच्छे से स्टडी करेंगे, जब अपने आप से कोई ये सवाल करेंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो आपका पढ़ाई है ना बेटर सिद्ध होने वाला। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखिए। तो यहाँ पर आपको बताते हैं सबसे पहले कि अभाज्य संख्या क्या होता है, बेसिक थोड़ा से। अभाज्य संख्या दोस्तों तुरंत ही, सेकेंडों नहीं लगेगा, दिमाग में आपका हटा देंगे, यानी कि सेकंड क्या मिनट थोड़ा सा लग सकता है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो सेकंड का बात छोड़िए, सेकंड तो तुरंत ही पुट जाता है। तो समझिए कि यानी कि ऐसा संख्या, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा संख्या जिसका सिर्फ दो विभाजक हो, नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम, ऐसा संख्या सिर्फ जिसका दो विभाजक हो। तो विभाजक का मतलब आप थोड़ा सा समझे कि नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए कि कोई भी वस्तु जिस चीज से वह कट सकता है, कोई भी वस्तु जिस चीज से वह कट सकता है, वह उस वस्तु का विभाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, विभाजक। यानी कि हम लोग जिस जिस चीज से कट सकते हैं, जिस जिस औजार से कट सकते हैं, वह मेरा क्या कहलाएगा, विभाजक कहलाएगा। उसी प्रकार कोई भी अगर अंक है दोस्तों, वह जिस संख्या से कट सकता है, भाग लग सकता है, वह उनका क्या कहलाता है, विभाजक कहलाता है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, अगर हम दो का बात करें, दो किससे किससे कट सकता है, एक से कट सकता है, दो से कट सकता है। तीन का बात करें, एक से कट सकता है, तीन से कट सकता है। चार का बात करें तो चार दोस्तों किससे कट सकता है, एक से भी कट सकता है, दो से भी कट सकता है, और चार से भी कट सकता है। पांच का बात करें, एक से भी भाग लग सकता है पांच को, पांच से भाग लग सकता है। छह का बात करें, एक से भी लग सकता है, दो से भी लग सकता है, तीन से भी लग सकता है, छह से भी लग सकता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट कीजिए बात को, जो अभाज्य संख्या होती है ना, उनका कितना विभाजक होता है, दो विभाजक। कितना विभाजक, ओनली दो विभाजक, ना ही तो ज्यादा होना चाहिए ना ही तो कम, नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम। तो बताइए कि इनमें सिर्फ दो विभाजक किसका किसका है, यानी कौन कौन संख्या सिर्फ दो संख्या से कटा है। दो संख्या का मतलब, और एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से जो भी संख्या कटता है वह अभाज्य संख्या होती है। ऐसे नहीं समझते, सीधा समझिए कि जिसका दो विभाजक हो, नहीं तो ज्यादा नहीं तो कम। जैसे दो है दोस्तों, दो पहला नंबर में दो आता है, पहला नंबर में कौन आता है, दो आता है। क्योंकि एक का अगर एचसीएफ अगर निकाल, सॉरी, एक का अगर हम उसका विभाजक निकालना चाहेंगे, एक को सिर्फ एक से ही भाग लग सकता है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। लेकिन हम क्या बोले, अभाज्य संख्या वही होगा जिसका दो विभाजक होगा। तो एक का तो है ही नहीं, तो एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या का कहना है कि दो से अधिक विभाजक होना चाहिए, दो से अधिक, दो भी नहीं होना चाहिए, दो से अधिक का बात कर रहा है। अगर सिर्फ दो होगा तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कब होगा, जब दो से अधिक विभाजक होगा, वो हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। एक नहीं तो भाज्य संख्या है, एक नहीं तो अभाज्य संख्या है। नेचुरल नंबर कुछ ही बोल दीजिए, पूर्ण संख्या कुछ अगर अलग से बोल सकते हैं, लेकिन भाज्य और अभाज्य की तुलना में ये दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देखिए यहाँ दोस्तों कि दो जो है ये एक से कटा, स्वयं से कटा, तीन एक से है, स्वयं से कटा, लेकिन चार एक से कटा, दो से कटा, फिर चार से कटा। तो चार का कितना विभाजक है, तीन विभाजक है, और ये दोनों का कितना विभाजक है, दो इसका है, दो इसका है। उसी तरह पांच का भी दो ही विभाजक है। उसी तरह जब छह का बात करें तो छह का चार चार विभाजक है। तो हम क्या बोले, जिसका दो विभाजक वो अभाज्य संख्या, जिसका दो से अधिक यानी जिसका तीन विभाजक हो जाएगा, चार विभाजक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, भाज्य संख्या। कौन संख्या, भाज्य संख्या। भेजा में गया कि नहीं गया, आपका भेजा में चले गया होगा, हमको विश्वास है। आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो आपको कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो एक तो है ही नहीं, एक के बाद दो है, तो दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। उसी तरह अगर सब भाज्य में संख्या में पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो चार है। क्या है, चार है, तीन नहीं है, तीन कौन सी, अभाज्य है। चार क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि संख्या हम पढ़ा चुके हैं, इस चैनल में जाइए, अब वहां पर खोजिए कि संख्या कहाँ पढ़ा है। संख्या का दो दो वीडियो पढ़ा होगा, सब संख्या पढ़ा दिए,
संख्या जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले संख्या का ज्ञान लीजिए, तो अब गणित के अंदर में प्रवेश कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि गणित का भाषा आप पकड़ पाएंगे। यदि आपको संख्या का ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, आप गणित का भाषा नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि गणित में सारा खेल संख्या पर ही आधारित है, और संख्या कौन संख्या किसको कहते हैं, वह क्या होता है, अगर आप उनको नहीं समझे तो क्वेश्चन को कैसे समझिएगा, क्वेश्चन को कैसे समझिएगा। तो इसीलिए सबसे अगर ज्यादा महत्वपूर्ण वाला बात है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या सीखिए, संख्या, संख्या को याद कीजिए, उसको समझिए क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। हम भाज्य अभाज्य संख्या का अगर ज्ञान अगर हो गया दोस्तों, तो हम प्रश्न को हल कर देते हैं। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, बैक करके, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस में 13। अब बताइए यहाँ पर कॉमन कौन आ सकता है, तो कॉमन सर यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो जो दो संख्या होगा यानी कि कॉमन वही ना आएगा जो जिसका जोड़ी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13 कॉमन आ सकता है क्योंकि डबल है, ठीक है ना, तो 13 कॉमन आ सकता है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लिया। जिसको भाग नहीं लगेगा वो उतार लीजिए, 7 11 11 उतार लिए। अब यहाँ पर 13 कॉमन आ गया, 13 से 13 को भाग लगा देंगे तो भागफल 1 ना आएगा, कट जाएगा 1। अब प्लस में यहाँ पे 13 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। आप बताइए दोस्तों 13 तो आ गया, अब इसको हल करेंगे, अगर 70 एक जोड़ देंगे तो 78, 78 आ गया। यानी कि एक बात समझिए, ये जो भी संख्या है इनको जब गुना करेंगे एक बड़ा संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा, एक बड़ा संख्या प्राप्त होगा, जितना भी आ जाए। तो जो भी संख्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो उनके गुणनखंडों में देख लीजिए कि 13 गुना हम इतना करेंगे तो वह संख्या प्राप्त होने वाला है। इसका मतलब कि 13 78 से उनको भाग लगेगा और वह संख्या कटेंगे, ठीक है। यानी कि जो संख्या के गुणनखंडों में जो संख्या आता है, ठीक है, वह संख्या से वह कटता है। जैसे अगर मान के चलिए हम 15 का बात करेंगे, तो 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, तो ये 15 का गुणनखंड हुआ 3 और 5। तो बताइए कि 3 से 15 कटेगा कि नहीं, कटेगा सर। 5 से 15 कटेगा कि नहीं, कटेगा। वही बात बोल रहे हैं, इन 13 और 78 को जब हम सर गुना करेंगे ना, तो ये होगा क्या कि जो भी संख्या प्राप्त होगा, तो वह संख्या क्या होगा कि 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, और 1 से तो वो कटेगा ही कटेगा, 1 से वह कटेगा ही कटेगा। तो बताइए इसका कितना भाजक हुआ, एक हो गया, 78 हो गया, और जाके 13 भी हो गया। तो बताइए कि किसी भी संख्या का अगर 3 विभाजक हो जाए तो वह भाज्य होता है कि अभाज्य होता है। तो सीधी बात आपको बताए कि जिसका 2 से अधिक विभाजक हो तो वह होता है सर आपका भाज्य संख्या। कौन संख्या होता है, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर आप सीधे लिख दीजिए यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है, तो पूछा क्यों है, तो इसीलिए कहना क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक विभाजक है, गुणनखंड नहीं सॉरी, अधिक विभाजक लिखिए, अधिक विभाजक है, ठीक। इनके 2 से अधिक विभाजक है, इसीलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या है। यानी कि यह क्या है कि भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके क्या है 2 से अधिक विभाजक है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा, जिनका 2 से अधिक विभाजक होगा वह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो आप थोड़ा सा इस पार्ट को हल करते हैं, ये पार्ट हो गया हल, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दें, नीचे में लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाई कम पड़ने वाला है, इसीलिए हम ऊपर में ही लिखते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। अब इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका क्या मार लीजिए, स्क्रीनशॉट अब मार सकते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं थोड़ा सा हम दोस्तों, चलिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि 7 है और गुना में 6 है, 5 है, गुना में 4 है, गुना में 3 है, गुना में 2 भी है, गुना में 1 भी और प्लस में 5 भी। बताइए कॉमन कौन आएगा, यहाँ 5 है, उधर 5 है क्या, हाँ है दोनों पार में। तो ये यहाँ 5 है तो 5 ले लिए। अब जो नहीं आया तो उसको अंदर में डालिए, 6 7 गुना 6, यहाँ 5 था तो 5 के बदले क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। और गुना में 4 भी है, गुना में 3 भी है, गुना में 2 भी है, और गुना में 1 भी है, और प्लस में उधर भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 से अगर 5 भाग देगा तो यहाँ पर भी 1 आ गया, 1 से अगर 5 में भाग दिए तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है ना। अब सब कुछ जब गुना करेंगे दोस्तों, इस सबको गुना करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आ जाएगा 10,008, और 1 उसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों 5 तो यहाँ है ही है, ठीक है, 5 तो यहाँ है ही। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों जोड़ेंगे अगर तो आ जाएगा आपका कितना, 10,009, कितना आ जाएगा 10,009।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ तो एक तो आना ही आना है, इस सबको जब गुना करेंगे तो कोई संख्या प्राप्त होगा, और जो संख्या प्राप्त होगा वो 5 से भी कटेगा, 1008 से भी 1009 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यह आपको तुरंत ही बताया है। बताइए कि 2 से अधिक विभाजक है कि नहीं है इसका, है ना सर? तो अगर है तो किससे कटना चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए? 2 से अधिक विभाजक अगर है तो इसको क्या कहना चाहिए, भाज्य क्या भाज्य? तुरंत ही बोलिएगा सर भाज्य संख्या। बहुत बढ़िया बात, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके 2 से अधिक विभाजक है, क्योंकि इनके 2 से अधिक विभाजक है। ये हो दोस्तों आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम हल कर चुके, क्वेश्चन नंबर 6 तक हल हो चुका है दोस्तों। अब थोड़ा सा जो दोस्तों 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप कुछ नहीं करना है, उस क्वेश्चन को समझने से उतना दिमाग भी मत लगाइए, वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपका बोर्ड एग्जाम में, बकने से ज्यादा फिर एनर्जी लॉस हो जाएगा। आप सीधा क्या कीजिए कि कोई एक डिजिट दिया होगा उसमें 12, और थोड़ा सा एक डिजिट दिया होगा उसमें शायद 18, क्या है देख लेते हैं, रुकिए, किसी खेल मैदान में उसको बाद में समझा देंगे। 12 और 18 दोस्तों, 12 और 18 क्वेश्चन नंबर 7 का जो है दोस्तों 12 और 18 है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 36 मिनट। क्या आएगा? 36 मिनट, बस और कुछ नहीं करना है। एलसीएम निकालिए, इसका पता कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ देते हैं दोस्तों, यहीं पर क्वेश्चन को एंड करते हैं। आप इसको बनाइए, हालांकि अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए सर, उसको भी बता दीजिए बढ़िया से समझा के, तो बढ़िया से समझा के बता देंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन आप लोग के भरोसे छोड़ते हैं, हालांकि हम बता ही दिए ना, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आंसर 36 आएगा, 36 मिनट लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि सर अच्छा से समझाइए, तो आप कमेंट कीजिएगा सर 7 नंबर भी बढ़िया से समझाए, तो आपको हम 7 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया से भेजा में हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को आप देखकर अगर समझे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और इनके लिए थैंक यू, पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ और एक्सरसाइज 1.3 लेकर। ठीक है, और वो कल ही बना देंगे दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें।